नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम परिमेय संख्याएं भाग 1 के बारे में पढ़ेंगे। आज के इस वीडियो में हम सबसे पहले यह जानेंगे कि हम परिमेय संख्याएं किसे कहते हैं और इसके बाद हम यह भी जानेंगे कि परिमेय संख्याओं का मानक रूप किस प्रकार निकाला जाता है। तो आइए आज का पाठ्यक्रम शुरू करते हैं। संख्याओं के बारे में अभी तक हमने यह जाना है कि जब कभी हम किसी वस्तु को गिनना शुरू करते हैं तो प्राकृत रूप में हमारे सामने आने वाली संख्याओं के समूह को हम प्राकृत संख्याएं कहते हैं। इसी समूह में जब हम शून्य को जोड़ लेते हैं तो नए समूह को हम पूर्ण संख्याओं का समूह कहते हैं। शून्य के बाएं तरफ जब शून्य के दाएं तरफ वाली संख्याओं का प्रतिबिंब दर्शाते हैं तो जो हमारे पास नया समूह ज्ञात होता है उस समूह को हम पूर्णांक कहते हैं। अब वैसी संख्याएं जिसे हम p बटा q के तरीके से लिखें वैसी संख्याओं को हम परिमेय संख्याएं कहते हैं। इसके नियम कुछ इस प्रकार हैं कि p व q कोई भी पूर्णांक हो सकते हैं, चाहे वह धनात्मक पूर्णांक हो या ऋणात्मक पूर्णांक, और q हमारा कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। यह परिमेय संख्याएं लिखने का बहुत ही महत्वपूर्ण नियम है। आशा करता हूं आप इसे लिख लें या फिर आप याद रखें। तो p बटा q के तरीके से लिखने वाली संख्याओं को परिमेय संख्याएं कहते हैं। क्या हम किसी और ऐसी संख्याओं के बारे में जानते हैं जिसे हम p बटा q के तरीके से लिखते हो? तो जी हाँ, वह होते हैं भिन्न। तो क्या हम यह कह सकते हैं कि परिमेय संख्याएं व भिन्न आपस में बराबर होते हैं? तो जी नहीं, परिमेय संख्याएं व भिन्न ऐसा कभी नहीं जरूरी कि वह आपस में बराबर ही हों। तो आइए इनके नियम के बारे में जानें। भिन्न में अगर हम p बटा q के तरीके से लिखें तो p बटा q कोई भी प्राकृत संख्या ही हो और q कभी शून्य नहीं हो सकता। और हम जानते हैं कि p बटा q में और कोई भी पूर्णांक लिखेंगे तो वह भिन्न नहीं होगा। यह भी बहुत महत्वपूर्ण नियम है। तो उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे 7 बटा 10 लिया। जैसा कि आप देख सकते हैं कि क्या हम यह पता लगा सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है या भिन्न। तो यहाँ पर दोनों ही संख्याएं एक प्राकृत संख्याएं हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह दोनों परिमेय संख्या व भिन्न दोनों ही हैं। ठीक इसी प्रकार अगर मैं -7 बटा 10 लूँ तो यहाँ पर परिमेय संख्या व भिन्न बताने के लिए हम कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या है, क्योंकि -7 एक भले ही प्राकृत संख्या नहीं है लेकिन यह एक पूर्णांक है। तो प्राकृत संख्या नहीं होने के कारण हम कहेंगे कि यह भिन्न नहीं है। तो आइए अब हम धनात्मक परिमेय संख्याओं के बारे में जानें। p बटा q में अगर p व q दोनों ही धनात्मक पूर्णांक हो या फिर p बटा q में p व q दोनों ही ऋणात्मक पूर्णांक हो तो ऐसे परिमेय संख्याओं को हम धनात्मक परिमेय संख्याएं कहते हैं। जैसे कि 5 बटा 7 व 9 बटा 11 व 4 बटा 3 व 11 बटा 28 के अंश भाग में आप देख सकते हैं कि यह धनात्मक पूर्णांक है व हर भाग में भी धनात्मक पूर्णांक है। ठीक इसी प्रकार अगले उदाहरणों में आप यह देख सकते हैं कि अंश भाग में ऋणात्मक पूर्णांक है तो इनके हर भाग में भी ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यह उदाहरण धनात्मक परिमेय संख्याओं के उदाहरण हुए। ठीक इसी प्रकार ऋणात्मक परिमेय संख्याओं में अगर p हमारा धनात्मक पूर्णांक है तो q हमारा ऋणात्मक पूर्णांक होना चाहिए। या फिर अगर हम कहें कि अगर p हमारा ऋणात्मक पूर्णांक है तो q हमारा धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। तो ऐसे परिमेय संख्याओं को हम ऋणात्मक परिमेय संख्या कहते हैं। उदाहरण के लिए आप इन उदाहरणों में देख सकते हैं कि अगर हमारा अंश भाग एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो हमारा हर भाग एक धनात्मक पूर्णांक है। ठीक इसी प्रकार अगले उदाहरणों में आप देख सकते हैं कि अगर हमारा अंश भाग एक धनात्मक पूर्णांक है तो हमारा हर भाग एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यह सारे संख्याएं एक ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। शून्य से बाएं तरफ बढ़ने पर जितने भी हमें परिमेय संख्याएं ज्ञात होती हैं वह सारे के सारे ऋणात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं, और शून्य से दाएं तरफ बढ़ने पर जितने भी परिमेय संख्याएं हमें ज्ञात होती हैं वह सारी की सारी धनात्मक परिमेय संख्याएं होती हैं। और शून्य हमारा एक ऐसा संख्या है जो कि ना कि धनात्मक परिमेय संख्या है ना कि ऋणात्मक परिमेय संख्या है। इसे सिर्फ और सिर्फ हम परिमेय संख्या के नाम से जानते हैं। तो आपके लिए एक सवाल है कि 9 बटा -10 एवं -5 बटा -8 कौन से परिमेय संख्याएं हैं? आप इनका उत्तर ज्ञात कीजिए और मैं आपको इनका उत्तर आगे इस वीडियो में दूंगा।
आइए अब हम परिमेय संख्याओं का मानक रूप निकालना सीखें। परिमेय संख्याओं का मानक रूप निकालने के लिए हम दो नियमों का पालन करेंगे। सबसे पहला नियम यह है कि p बटा q में q हमेशा धनात्मक पूर्णांक हो। अगर q हमारा एक ऋणात्मक पूर्णांक है तो उसे हम एक धनात्मक पूर्णांक में बदलेंगे। उदाहरण के लिए हमने 5 बटा -8 लिया। अब हम अंश व हर दोनों ही भागों में -1 से गुना कर यह देख सकते हैं कि 5 गुना -1 -5 हो जाएगा व -8 गुना -1 8 हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं कि 5 बटा -8 को हमने -1 से अंश व हर दोनों ही भागों को गुना कर किस प्रकार हर भाग को ऋणात्मक पूर्णांक से धनात्मक पूर्णांक में बदल दिया। अब हम नियम 2 का पालन करेंगे। इस नियम के अंतर्गत किसी भी परिमेय संख्या के अंश व हर भाग में एक के अतिरिक्त कोई भी सार्वगुणनखंड ना हो, और अगर कोई सार्वगुणनखंड है तो उससे विभाजन कर हम मानक रूप ज्ञात करेंगे। आइए अब हम इसे एक उदाहरण से समझें। तो उदाहरण के लिए मैंने यहाँ पे -6 बटा 12 ले रखा है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि -6 व 12 दोनों में ही एक बस सार्वगुणनखंड नहीं है। तो इसका मानक रूप ज्ञात करने के लिए हम एक को छोड़कर बाएं से दाएं की तरफ बढ़ते वक्त वह बड़ी संख्या ज्ञात करेंगे जिससे कि -6 व 12 दोनों का ही विभाजन किया जा सके। तो आप देख सकते हैं कि 6 से -6 व 12 दोनों का ही विभाजन किया जा सकता है। तो -6 का 6 से विभाजन करेंगे और 12 का 6 से विभाजन करेंगे। तो -6 का 6 से विभाजन कर -1 ज्ञात होगा और 12 का 6 से विभाजन कर 2 ज्ञात होगा। तो आप देख सकते हैं कि अब -1 बटा 2 का विभाजन किसी भी और संख्या से नहीं हो सकता। तो हम कह सकते हैं कि -1 बटा 2 ही हमारा मानक रूप होगा। तो था ना यह बड़ा ही आसान। तो हमने यह पाया कि -6 बटा 12 का मानक रूप -1 बटा 2 होगा। हम इसे ही समतुल्य परिमेय संख्या भी कहते हैं। आप चाहें तो आप इसे लिखकर याद रख लें कि मानक रूप को ही हम समतुल्य परिमेय संख्याएं भी कहते हैं। तो जैसा कि आपको याद होगा, ऋणात्मक परिमेय संख्याओं में मैंने आपसे एक सवाल पूछा था कि 9 बटा -10 एवं -5 बटा -8 कौन से परिमेय संख्याएं हैं। तो इसके लिए हम यहाँ देख सकते हैं कि 9 बटा -10 में अंश भाग धनात्मक पूर्णांक है व हर भाग ऋणात्मक पूर्णांक है। तो यह परिमेय संख्या एक ऋणात्मक परिमेय संख्या हो जाएगा। और अगली परिमेय संख्या में अंश भाग एक ऋणात्मक पूर्णांक है और हर भाग भी एक ऋणात्मक पूर्णांक है। तो हम कह सकते हैं कि यह परिमेय संख्या एक धनात्मक परिमेय संख्या है। अगर आपका भी उत्तर यही है तो आप बिल्कुल सही हैं। अब आपके लिए एक सवाल है कि -15/25 का मानक रूप क्या होगा। आप इसका उत्तर अपने घर पर ज्ञात कीजिएगा और अगली वीडियो में मैं आपको इसका उत्तर बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो में हमने सबसे पहले यह सीखा कि परिमेय संख्याएं क्या होती हैं और इसका सबसे महत्वपूर्ण नियम यह था कि p/q में q कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए। इसके बाद हमने यह सीखा कि परिमेय संख्या का मानक रूप किस प्रकार निकाला जाता है और इसको निकालने के लिए हम किस दो नियम का पालन करते हैं। अब अपनी अगली वीडियो में हम सबसे पहले यह सीखेंगे कि किस प्रकार हम परिमेय संख्या का संख्या रेखा पर निरूपण करते हैं। इसके बाद हम यह भी सीखेंगे कि परिमेय संख्याओं की तुलना किस प्रकार की जाती है और अंतिम में हम यह भी सीखेंगे कि दो संख्याओं के बीच परिमेय संख्या किस प्रकार ज्ञात किया जाता है। तो हम अपनी अगली वीडियो में मिलते हैं।